अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ अलायंस में हिस्सा बनती है, पीडीपी अलायंस करती है, अगर कोई और पार्टी बीजेपी के साथ आना चाहती है, उन पे फतवा लगता, कुफर होता है। अरे आप मान के चलिए कि आप कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, तो आप खुल्लम खुल्ला वो बोल रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी का हलाल क्यों है अलायंस करना? क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जीतने नहीं दिया। वो भूल जाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने जम्मू की पार्लिमानी सीट जो है बीजेपी से छीनी, एनडीए में रह के। जब चौधरी तालिब हुसैन नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे जीते, वहां से हराया किसको? ये लोग बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़के हराए, हम भी देखते हैं। आप ये लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप बोलते हैं कि हम जो वाजपेयी साहब के साथ थे उनके लिए हम भाजपा में थे। वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर मोदी भी इनको थोड़ा सा सपोर्ट दें, थोड़ा सा लिफ्ट दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलेगी ना। हम ना मोदी साहब की लिफ्ट चाहते हैं ना ढूंढ रहे हैं। मोदी साहब का लिफ्ट इनको मिल गया है, उन्हीं को मुबारक। इस तरह पीएचडी को तोड़ दिया गया। ये भी कहा जाता है कि नई दिल्ली की तरफ से इशारे आए पॉलिटिकल पार्टीज को जो जुड़े हुए थे उनको कि आप ये तोड़ दीजिए। तोड़ने का काम हमने नहीं किया। ये आप उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने अपने उम्मीदवार इसके खिलाफ खड़े किए। वो तो ये कहते हैं कि आप उमर साहब से पूछे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की क्या जरूरत थी, हमसे पहले बातचीत करते, उसके बाद कैंडिडेट्स का नाम जाहिर करते। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैंडिडेट्स का नाम जाहिर नहीं किया, तंजीम ने फैसला किया। आप इंडिया अलायंस के साथ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन एक ही प्लेटफॉर्म पे, अगर आप कश्मीर में पीएचडी के साथ इलेक्शन मिलकर कॉन्टेस्ट करते तो शायद आसानी होते हैं। तो ये सवाल आप उनसे करिए, ये सवाल आप उनसे करिए ना जो पीएचडी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो आपके अपोजिट यहाँ पे कैंडिडेट है पीसी के, वो कई इल्जाम पे लगाते हैं। कल तो उन्होंने कहा कि आप हमें प्रूव करके दिखाइए। मैंने कहा कि मैं बीजेपी की बी टीम हूँ या मैं बीजेपी के साथ हूँ। उनके साथियों से पूछिए जो उस मीटिंग में शामिल थे, उन्हें तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी आपके लिए। तो नहीं देने दीजिए आप। बताइए कि जो आज सही मुद्दा है, देखिए आप भी आप कौन? देखिए एक मिनट, आप कौन होते हो तय करने वाला कि सही मुद्दा क्या है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो सही मुद्दा आज है वो होना चाहिए लोगों की डेवलपमेंट के लिए। क्यों आप कैसे तय कर सकते हो? मैं कह रहा हूँ आज आप क्यों कह रहे हो? जो लोगों की जरूरत है आज, आप कैसे जानते हो लोगों की क्या जरूरत है? आप, मैं वही तो पूछ रहा हूं। आपने सवाल पूरा सुना ही नहीं। सुबह इलेक्शंस के लिए हम कश्मीर आए हैं, आपको पूरी हमने कवरेज दिखाई जम्मू की, कठुआ की, किस तरह से इलेक्शन हुए। आज मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप आज पूरे जोश खरोश से तैयारियां कर रहे हैं इलेक्शंस की। आज आप नॉर्थ कश्मीर में है, कैसा लग रहा है, माहौल क्या है? क्योंकि 2019 के बाद पहली बार ये इलेक्शन इतने बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। सही है कि 2019 के उस बड़े फैसले के बाद ये पहले बड़े इंतखाबात हो रहे हैं और उस बीच काफ़ी बदलाव आया। डिलिमिटेशन को लेके हमारी सीटें बदली, इलाके काटे गए, जोड़े गए। उसके साथ साथ ये पहली मर्तबा है कि यूनियन टेरिटरी में हम इस तरह के इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक नया सूरत हाल है, लेकिन इसमें भी मैं अपनी जगह जो वोटरों का जो जोश और जज्बा है, मेरे तंजीम के जो साथियों में जो वलवला है, उसको देखते हुए काफ़ी मुतमईन हूँ। अब मुझे बताइए 2019 के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपने लोगों से ज़मीनी सतह पे बातचीत की। 2019 के पहले के चुनाव और अब के चुनाव में क्या फ़र्क लगा? लोग तो क्या चाहते हैं? फ़र्क तो बहुत है। लोग नाराज़ हैं, जो उनके साथ 2019 में हुआ उसको लेके खुश नहीं है, परेशान है, मायूस हैं। नौजवान परेशान है अपने मुस्तकबिल को लेके, चाहे वो ज़मीन के बारे में हो, हुकूमत के रवैये को लेके हो, यहाँ जो पकड़ दकड़ और गिरफ्तारियों का सिलसिला बीच बीच में रहता है उसको लेके हो, रोज़गार को लेके। बड़े बड़े वादे किए गए थे 2019 में जब ये हुआ अगस्त में कि इसके बाद नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाज़े खुलेंगे और तरक्की होगी और नए इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मुझे बताइए कि एक पार्टी, अपनी पार्टी जो हमेशा आपको करती टारगेट, उन्होंने कहा कि ये जो कश्मीर में खून हुए, जो कश्मीर में कब्रिस्तान भरे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भरे हैं, लेकिन वो भी एक ही बात करती है कि हमने जो जम्मू कश्मीर के लोगों की इज़्ज़त है, जो जम्मू कश्मीर के लोग आज दबे हुए हैं, उनका इंसाफ करने के लिए हमें वोट दीजिए। आप भी वही बात कर रहे हैं। आपको और उनमें क्या फ़र्क है? जो लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं उनसे आप क्या इंसाफ की उम्मीद कर सकते हो? वो तो मरकज़ के नुमाइंदे हैं यहाँ पे, वो उस बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिस बीजेपी ने सारा कुछ हमारे साथ किया।
और जहाँ तक आप बंदूक की बात कर रहे हो, मुझे बताइए ना, सबसे ज़्यादा इस बंदूक का सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद शिकार कौन हुआ? सबसे ज़्यादा अगर किसी तंजीम ने कुर्बानी दी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी। 3,500 4,000 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स, MLAs जो है वो इस मिलिटेंसी के दौरान कुर्बान हुए। उनकी कुर्बानी को आप क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? अब मुझे बताइए। और कुर्बान इसलिए हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। हमने जब भी बात की तो मुल्क के आइन के बात की। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी का हिस्सा है, आप पे भी इल्जाम ये लगता है कि आपने भी एनडीए से अलायंस किया। नहीं, उसके बाद आपने जवाब दिया वो तमाम पब्लिक में है, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ अलायंस में हिस्सा बनती है, PDP अलायंस करती है, अगर कोई और पार्टी बीजेपी के साथ आना चाहती है, उन पे फतवा लगता, कुफर होता है। अरे आप मान के चलिए कि आप कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, तो आप खुल्लम खुल्ला वो बोल रहे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को PDP का हलाल क्यों है अलायंस करना? क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जीतने नहीं दिया। वो भूल जाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने जम्मू की पार्लिमानी सीट जो है बीजेपी से छीनी, NDA में रह के। जब चौधरी तालिब हुसैन नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे जीते, वहां से हराया किसको? बीजेपी को हराया ना। तो हमने बार बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़े और बीजेपी को हराया। ये लोग बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़के हराए, हम भी देखें। लेकिन आप पे ये लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप बोलते हैं कि हम जो वाजपेयी साहब के साथ थे उनके लिए हम भाजपा में थे। वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर मोदी भी इनको थोड़ा सा सपोर्ट दें, थोड़ा सा लिफ्ट दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलेगी ना। हम ना मोदी साहब की लिफ्ट चाहते हैं ना ढूंढ रहे हैं। मोदी साहब का लिफ्ट इनको मिल गया है, उन्हीं को मुबारक। जो आपके अपोजिट यहाँ पे कैंडिडेट है PC के, वो कई इल्ज़ाम पे लगाते हैं। कल तो उन्होंने कहा कि आप हमें प्रूव करके दिखाइए। मैंने कहा कि मैं बीजेपी की B टीम हूँ या मैं बीजेपी के साथ हूँ। उनके साथियों से पूछिए जो उस मीटिंग में शामिल थे, उन्हें तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी आपके लिए। थोड़ी देने दीजिए ना। अब मुझे बताइए कि जो आज सही मुद्दा है, देखिए आप भी आप कौन देखिए एक मिनट, आप कौन होते हो तय करने वाला कि सही मुद्दा क्या है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो सही मुद्दा आज है वो होना चाहिए लोगों की डेवलपमेंट के लिए। क्यों आप कैसे तय कर सकते हो? मैं ये कह रहा हूँ आज आप क्यों कह रहे हो? जो लोगों की जरूरत है आज, आप कैसे जानते हो लोगों की क्या जरूरत है? आप, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आपने सवाल पूरा सुना ही नहीं मेरा। सवाल मेरा पूरा ये है कि आज आप एक इल्जाम लगाते हैं NCPC पे लगाती, PC NC पे लगाती। क्या आपको लगता है कि मुद्दा ये होना चाहिए कि जो जनता के लिए बात करे, जनता के लिए हम आवाज उठाएं, वो मुद्दा होना चाहिए? आप कौन होते हो तय करने वाला कि मुद्दा कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, मुद्दा हम लोगों के सामने पेश करेंगे। अगर लोग हमारे मुद्दे को पसंद नहीं करते या हमारे कैंपेन को पसंद नहीं करते या जो हम लेके इनके सामने जा रहे हैं उसको पसंद नहीं करते, हमें वोट नहीं देंगे। आपको इससे क्या परेशानी? शायद आपने मेरे सवाल को सही नहीं लिया। मेरा ये मानना था कि एक पॉलिटिशियन को ऐसा होना चाहिए। मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से आजकल आपने PhD के साथ छोड़ दिया, उसके बाद एलिगेशंस लगे, बातचीत हुई। आपको लगता है कि जो असल में बात होनी चाहिए वो किस पे बात होनी चाहिए? आप इस इलेक्शन में जिस चीज़ को हमें लेके वोटरों के सामने जाना है, आप हम पे छोड़ दीजिए। जहाँ तक जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हो, 2 महीने बाद असेंबली के इलेक्शन आने हैं। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हो, जाहिर सी बात है उनका जिक्र असेंबली में होगा। लेकिन जिस तरक्की की आप बात कर रहे हो वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं है ना, वो असेंबली की जिम्मेदारी है। जिस तरक्की की आप बात कर रहे हो वो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने नहीं करना है, वो यहाँ के MLA ने करना है, यहाँ की हुकूमत ने करना है। उसका फैसला अगस्त सितंबर में हो जाएगा। आप मुझे बताइए, आप इसको सेमीफाइनल कहते हैं, क्या आपको पूरा विश्वास है कि सेमीफाइनल आप जीतेंगे? हम जीतने के लिए तो मैदान में उतरे हैं। लोगों का किस तरह का साथ है? अभी तक तो अल्लाह के फजल से अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन एक और बात चल रही, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिन से हूँ, जिस तरह PhD को तोड़ दिया गया, ये भी कहा जाता है कि नई दिल्ली की तरफ से इशारे आए पॉलिटिकल पार्टीज को जो जुड़े हुए थे उनको कि आप ये तोड़ दीजिए। तोड़ने का काम हमने नहीं किया, ये आप उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने अपने उम्मीदवार इसके खिलाफ खड़े किए। हमने तोड़ा नहीं। वो तो ये कहते हैं कि आप उमर साहब से पूछे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की क्या जरूरत थी, हमसे पहले बातचीत करते, उसके बाद कैंडिडेट्स का नाम जाहिर करते। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैंडिडेट्स का नाम जाहिर नहीं किया। तंजीम ने फैसला किया, फारूक अब्दुल्ला साहब ने फैसला किया, और फारूक अब्दुल्ला साहब को फैसला करने की पूरी छूट महबूबा मुफ्ती जी ने दी। बम्बई के इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा, मैं गवाह हूँ, उन्होंने सीधा कहा कि जो भी फारूक अब्दुल्ला साहब का फैसला जम्मू कश्मीर की सीटों को लेके होगा वो PDP को काबिल कबूल होगा।
एक मैंने सुबह ही ट्वीट पढ़ा था कि जिस तरह आप कहते हैं कि पीएम मोदी जो है मजहबी सियासत करते हैं, हिंदू के नाम पे वोट लेते हैं। एक सुबह मैंने ट्वीट पढ़ा कि आपके एक ब्लॉक प्रेसिडेंट कहते हैं कि जिस तरह फजर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, उसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वोट देना फ़र्ज़ है। क्या आपको नहीं मैं इस चीज़ को नहीं मानता। आपने वो सुना? मैंने नहीं सुना। और आप अगर मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर के साथ बराबरी करना चाहते हो तो ये बहुत बड़ी बात है ना। अगर मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बराबर हुआ तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक उनकी राय की बात है या उनके ख्यालात की बात है, मैं उसके साथ नहीं हूँ। अब मुझे बताइए, एक अहम सवाल ये है कि इस तरह आप इंडिया अलायंस के साथ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन एक ही प्लेटफॉर्म पे, अगर आप कश्मीर में पीएचडी के साथ इलेक्शन मिलकर कॉन्टेस्ट करते तो शायद आसानी होते हैं। तो ये सवाल आप उनसे करिए, ये सवाल आप उनसे करिए ना जो पीएचडी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन अब हमारे लिए पीएचडी सीटों के बारे में नहीं था, इन लोगों ने उसको सीट के बारे में बनाया। हमारे लिए तो ये कुछ असूलों के बारे में था, एक लड़ाई के बारे में था, एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए था। हम अभी भी उस जगह खड़े हैं जहां हम थे। आर्टिकल 370 जब हटा उसके बाद कई जगहों पे उस आर्टिकल को इस्तेमाल किया गया। ये कहा गया कि हमने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया, जबकि भाजपा ने इन 3 सीटों पे कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा। उसको किस तरह देखते हैं आप? वो तो आपको भाजपा से पूछना होगा। आप किस तरह देखते हैं? कभी मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जो वो दावे करते हैं वो उन दावों का ज़मीनी सतह के साथ जो ज़मीनी सूरत हाल जो है उनके साथ कोई मेल मिलाव है नहीं। वो जो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ अमन लाया, दिल जीते, लोगों को अपने करीब लाया, अगर ये सारा किया होता तो उन्होंने मैदान में अपने उम्मीदवार खड़े किए होते, नहीं किया। तो इसका मैं सीधा ये मतलब निकाल रहा हूँ कि वो जानते हैं कि जो उन्होंने किया वो यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, और अगर उन्होंने उम्मीदवार यहाँ उतारे होते, उनकी उम्मीदवार जो है अपना ज़मानत जब्त करते। नहीं तो बताएं 2019 में उनके उम्मीदवार थे या नहीं थे? तीनों सीटों पे उनके उम्मीदवार थे, इस बार क्यों नहीं? अब मुझे बताइए, कभी आपके एमपीज़ जीत के जाएंगे, क्या आपने रखा है कि मतलब जो अपने ग्राउंड लेवल से बातचीत शुरू की सभी लोगों से, आज अगर आपके एमपी जीत के जाते हैं क्या बात करेंगे? जीत के जाएंगे, लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करेंगे वहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।